तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में भारत के मुलव्विस होने के मज़ीद और इंतहाई चशम कुशा इंकशाफात किए, बल्कि इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ ये भी किया कि भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसके बाद पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती के भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू के बाद भी कुछ सवालात ऐसे हैं, बहुत से सवालात ऐसे हैं जो कि अभी तृष्णा रह गए हैं, जिनका जवाब अभी लेना बाकी है, और उन्हीं तमाम निकात, उन्हीं तमाम सवालात का आज हम जवाब लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। कल आपने जो भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से, उसकी एक वाइड स्कोप लेवल पे आपकी अप्रिसिएशन भी हुई है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिनकी मैं वजाहत जानना चाहूँगी। कल आपने इंकशाफ किया कि जी भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी कश्मीर के हवाले से, और उस पर पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी भी जाहिर कर दी थी। तो मेरे सवाल के दो हिस्से होंगे। नंबर वन कि भारत ने ये पेशकश कब की, और नंबर टू ये पेशकश भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद की, और सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि पाकिस्तान ने जो मशरूत आमादगी जाहिर की है, तो क्या पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम को ख़त्म या रिवर्स किए बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात पे आमादा है? देखिए रिदा, ये कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुख्तलिफ तरह से लिया गया है। जो बात हुई थी मेरी और करण थापड़ की इस हवाले से, इस तरह नहीं होता है, कोई फ़ोन उठा के कहता है जी मैं बात करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है। ऑब्वियसली फीलर्स आते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, प्लॉजिबली डिनाइबल भी होते हैं। कई दफ़ा ममालिक नहीं चाहते पता चले। बुनियादी बात यह है, जब भी किया, जिसने भी किया, मेरा तो ख्याल है बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो सीरियसली बात करना चाहे। हमने तो कल कह दिया है कि हम तो कल तैयार हैं, लेकिन इंटेंट ठीक होनी चाहिए, कंडीशंस मीट होनी चाहिए जो हमने ले डाउन की हैं। और ये जो आप कह रहे पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का जवाब बड़ा सादा सा है जो मैंने कल भी दिया है। अगर तो आपने ढोंग रचाना है, दुनिया को बताना है जी सब ठीक हो गया, कश्मीर का सौदा हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो गई, पीछे कुछ नहीं रह गया, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो सच ही नहीं है। कोई ऐसा सौदा कभी हो ही नहीं सकता। वहाँ पे आर्टिकल्स लिखवाए गए, मेरे नाम से लिखवाए गए कि जी मोईद यूसुफ तो कहता है जी LOC कश्मीर बेच दो। मैंने कल आपको वाज़े कर दिया है, दिन रात मेरा दफ्तर इस चीज़ पे काम करता है। और अगर आपने LOC को ही बॉर्डर की बात करनी थी तो ये 70 साल ज़ाया किस लिए हुए? वही तो मसला है, उसको किधर हल आप बना सकते हैं? हल एक ही है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, उसी पे हम काम करते हैं, उसी को सामने रखते हैं, दिन रात करते हैं और करते रहेंगे। और पाकिस्तान का इसमें मौक़िफ़ क्या है? मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि क्या पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम को रिवर्स किए बगैर मुज़ाकरात के लिए भारत के साथ आमादा है या नहीं है, ये शर्त है या नहीं है? देखिए कल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तो कंडीशन सामने रखती हैं सबके, कश्मीर के हवाले से क्या क्या है, और दहशत गर्दी जो है उसको ख़त्म करना होगा जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, और फिर बातचीत हो सकती है। और ये एक ही बात है, ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अगर ये चीज़ें नहीं करेगा भारत, इसका मतलब है वो सीरियस ही नहीं है डायलॉग पे, क्योंकि डायलॉग होना है कश्मीर के बारे में। तो अगर कश्मीरियों को जानवर बनाया हुआ है तो डायलॉग ही नहीं हो सकता। तो वो नहीं करेगा तो सीरियस नहीं है, वो कर लेगा तो सीरियसनेस है। सुबह आ जाए हम बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर मोईद, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन विज़ फॉरेन पॉलिसी, विज़ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो क्या है इस हवाले से? जो कल आपने शराइत रखी थी उसमें था कि जब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जिंदगी मामूल पे लाई जाए, कश्मीरियों को मुज़ाकरात में प्रिंसिपल पार्टी तस्लीम किया जाए, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत
गर्दी की सरपरस्ती बंद करे और डोमिसाइल का जो नया कानून है उस कानून को खत्म किया जाए। तो क्या कैटेगोरिकली पाकिस्तान की ये कंडीशन भी है कि मुज़ाकरात से पहले 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम था उसे खत्म किया जाए, उसे रिवर्स किया जाए? अच्छा, ये गरीदा ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। ये कल से बात चल रही है, कल भी शाम को भी मेरे से किसी ने आई थी मीडिया पे पूछा था। देखिए, ये जो रिवर्सल की बात है ना, वो उनका एक आर्टिकल 370 एक 35 है, 370 आर्टिकल हम तो उसको तस्लीम ही नहीं करते, हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं। हम तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन की बात करते हैं ना, वही गलत है। ठीक। ओरिजिनल सिन तो वहाँ हुआ है, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादी। तो अगर मैं ये कह दूँ कि जो आपने उस दिन किया वो रिवर्स करें, तो आर्टिकल 370 जो है ही गलत, मानते ही नहीं, उसका वजूद नहीं मानते, उसको रिवर्सल करना ना करना तो हमारा उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमने क्या कहा है, मिलिट्री सीज खत्म करें, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा करें, कश्मीरियों की लाइव्स जो हैं वो उनको वापस दी जाए, उनको इंसानों के तौर पे समझा जाए और उनको तस्लीम किया जाए प्रिंसिपल पार्टी। तो ये वही बात हो गई जो मैं कर रहा हूँ कि आपकी संजीदगी नजर आ जाएगी। अगर आपकी संजीदगी नजर आएगी, हम कल बात करने को तैयार हैं। अगर आप ये इक़दाम नहीं उठाएंगे, संजीदा नहीं है, तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं, फायदा ही कोई नहीं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये पार्ट आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 को मानता ही नहीं, तो उसको रिवर्स करने की बात क्यों करे, बिल्कुल वैलिड है आपका। लेकिन इसका एक और पहलू, ग्राउंड रियलिटी का पहलू, एकेडमिक पहलू के हवाले से अगर मैं डिबेट करना चाहूँ, क्योंकि आप खुद भी स्कॉलर हैं, आपने कल इंटरव्यू में बार बार भी ये बात की कि आप एक स्कॉलर रहे हैं। शिप तो अब डीप फ्रीजर में जा चुकी है और वो इस अपनी इस नौकरी के बाद निकलेगी। अच्छा ठीक है, चलें अब सवाल की तरफ आ जाते हैं कि इस वक्त एक तो पहलू ये है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 को तस्लीम ही नहीं करता, तो रिवर्स करने की बात क्यों करे। ठीक है, ये जस्टिफाइड है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है पाकिस्तान का, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे कल प्रेजेंट भी किया। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें कि ग्राउंड रियलिटी तो मौजूद है कि भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, मकबूजा कश्मीर में स्पेशल स्टेटस खत्म किया है। जो कुछ कश्मीरी क़यादत है उनका मुतालबा है कि जी इस जो एब्रोगेशन है इसे ख़त्म किया जाए। भारत की अपनी अपोजिशन जमातों का वहाँ पर यह मुतालबा है। फिर ग्राउंड रियलिटी है, इंटरनेशनल बरादरी के सामने इस अक़दाम की एक कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो मौजूद है। तो जब पाकिस्तान टेबल पे बैठेगा और जब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरी क़यादत को शामिल किया जाए, तो जब वहाँ की कश्मीरी क़यादत का भी ये मुतालबा सामने आएगा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को वापस लिया जाए, तो क्या समहाउ ये मुतालबा, ये कंडीशन पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात में शामिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दो बातें हैं जी। मकबूजा कश्मीर की क़यादत, आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत, जितना भी मकबूजा कश्मीर का प्लेबिसाइट होने वाला इलाका है, जो मुतनाज़ा इलाका है, उनका मुतालबा एक ही है, प्लेबिसाइट जिसका नतीजा आए और वो ऑनर किया जाए। और मकबूजा कश्मीर के जितने कश्मीरी है उनका भी एक ही मुतालबा है कि भारत के शिकंजे से हमें आज़ाद किया जाए। सो मुतालबा तो ये है, बाकी सारे टूल्स हैं, डिटेल्स हैं, सिमेंटिक्स हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है 370 का, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। आज भारत एक और आर्टिकल ले आता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें वो कहता है जी कोई कश्मीरी सांस नहीं लेगा कल से, और फिर हम कहते हैं कि आप उसको रिवर्स करें और हमसे बात कर लें। तो वो कहेंगे अच्छा जी कल से कश्मीरी जो है वो सांस ले ले और अब पाकिस्तान से हम बात करते हैं, मामला दुरुस्त हो गए। तो पहले वो एक ऐसी चीज करें जिसका कोई मंतक ही ना हो 370 का, फिर हम खुश हो जाएं कि उन्होंने रिवर्स कर दिया है। बिल्कुल करें रिवर्स, वापस लगाएं, उसका नाम 70 रखें, 75 रखें, नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि हमारा तो मसला इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन से शुरू होता है। सो हमने जो बात करनी है वो सादा सी है, उसका नाम 370 रखें, 1270 रखें, कश्मीरियों की लाइफ को नॉर्मलाइज करें और टेबल पे आ जाएं यूएन रेजोल्यूशंस के फ्रेमवर्क में, हम आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि भारत के उस 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को पाकिस्तान में आला सतह पर ना सिर्फ इसकी मजम्मत की गई थी, बल्कि इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौमी असम्बली में स्पीच की थी वहाँ पर भी उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की थी। पाकिस्तान ने इसका 1 साल जो है वो सेलिब्रेट भी किया कि जो भारत का बहुत गैर कानूनी काला इक़दाम था। तो कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि इसको एक कंडीशन की तो हैसियत कम अज़ कम हासिल रहेगी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने में? एक नॉन इशू पे अड़ गए, रिपील करे ना करे, बुनियादी बात समझे ना। बुनियादी बात ये है वहाँ मिलिट्री सीज है, जो उन्होंने उस दिन कार्रवाई की 5 अगस्त को, वो क्या थी?
وہ اگر صرف 370 کو 72 کر دیتے 78 کر دیتے یہ ایشو نہیں ہے. ملٹری سیج انسانوں کو پہلے بھی جانور بنایا تھا, مکمل جانور بنا دیا, فارملی کہنا شروع کر دیا یو این کو نہیں مانتے, یونیلیٹرل فیصلے کریں گے. ڈومیسائل لا لائے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو, ڈسپیوٹڈ متنازع علاقے کو اقلیت پہ کنورٹ کر دیں, وہاں پہ بندوق لی, 1,80,000 اور ٹروپس لائے, مارنا شروع کر دیا. اصل ایشو یہ ہے, اس کو ہٹائیں اور بات کرنے کے لیے تشریف لائیں یو این ریزولوشنز کے اندر. ہم ایک نان ایشو پہ اڑ گئے, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 70 تو 72, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. میرا ایشو کشمیری انسان ہے, کشمیری جس کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ساری دنیا نے گارنٹی کیا ہے, اور ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں خیرات نہیں دے رہے, ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے, انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ آ کے اپنا وعدہ پورا کریں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ایک نان ایشو ہے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے. نان ایشو کے ہی حوالے سے جو آپ کا کل کا بھارتی صحافی کو ایک انٹرویو تھا, اس میں ایک آپ کا جواب جو ہے وہ کافی اس وقت ریز بھی ہو رہا ہے, اس پر میں سوال کروں گی. لیکن آگے چل کے یہ بتائیں کہ جو پاکستان نے مشروط آمادگی ظاہر کی بھارت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش پر, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بھارت نے پاکستان کی مشروط آمادگی ایکسیپٹ کی, مذاکرات میں آگے کچھ پیش رفت ہوئی, کوئی بات چیت آگے بڑھی, ہوا کیا اس کے بعد؟ آپ کو میں نے بتا تو دیا, کل کنڈیشنز ان کے سامنے رکھ دی ہیں. یہی بات پہلے ہے, جس سے جو پوچھتا ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری پوزیشن ہے, اس کے علاوہ تو کچھ پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی. کل پبلکلی سامنے رکھ دی, جواب آ جائے گا. آج کوئی مجھے بتا رہا تھا, میں نے دیکھا ہے کچھ کہ وہ کہ جی یہ جھوٹ ہے, یہ وہ, بیچاروں نے یہی کہنا ہے. اب کیا ہے, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, اور کیا کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے, جو پاکستان نے اپنی شرائط رکھی ہیں کہ جی یہ کنڈیشنز ہوں گی تو ہم مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کریں گے, اور پاکستان نے اپنے عزم کا اظہار کیا, بار بار کیا. پرائم منسٹر نے بھی کہا, آپ نے اس کو کل ریٹریٹ کیا کہ جی بھارت ایک قدم آگے بڑھائے تو ہم 2 قدم اس میں آگے بڑھائیں گے. یہ مین پوائنٹ ہے. مین پوائنٹ یہ ہے, وزیر اعظم پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے 1 قدم بڑھائیں, ہم 2 بڑھائیں گے. انہوں نے قدم بڑھانا شروع کیے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی, وہ جو بھی تھا میسج کی, وہ ایسے دوسری طرف بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. تو پہلے وہاں رکیں, قبلہ سیدھا کریں, زیرو پہ واپس آئیں, آگے چلیں, 1 قدم ہم 2 اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اس جواب کے بعد بھارت کی طرف سے کوئی رسپانس آیا, کوئی پیش رفت ہوئی؟ کل تو دیا غریدہ, ابھی آپ کے سامنے آج ان کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے نان ایشو والی بات کی ہے, کل بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا بھارتی صحافی نے یوغر مسلمانوں کے بارے میں, تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی یہ نان ایشو ہے. تو میرا اس پہ سوال ہوگا, اور پاکستان, آپ نے کہا جی پاکستان یہ نان ایشو ہے اور پاکستان مطمئن ہے کہ یوغر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. کیا یہ واقعی نان ایشو ہے؟ نمبر 1, ایک تو یہ میرا آپ سے سوال ہے. نمبر 2, کہ کیا اسے پاکستان کا آفیشیل سرکاری سٹینس, سرکاری موقف سمجھا جائے؟ ریدہ, کل موحید یوسف تو انٹرویو نہیں دے رہا تھا, ریاست پاکستان تھی. موحید یوسف از نو بڈی. So whatever I've said is on behalf of the state, obviously. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہی کو میں چینل کرتا ہوں, میری اپنی حیثیت تو کوئی نہیں ہے. So اس لیے obviously whatever was said آپ نے سن لیا. اگر بھارت یا کوئی اور ملک پاکستان اور چین کے درمیان ایک درار کھڑی کرنا چاہ رہا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں ہمارا اتنا مضبوط تعلق, بھائیوں والا تعلق خراب ہو, تو ہمیں اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے. آئی مین آئی ایم سرپرائزڈ, وہ تو کریں گے, لیکن آپ کو بالکل واضح جواب دے دیا, حقیقت بتا دی کہ ایشو ہی نہیں ہے جس کو ایشو بنایا جا رہا ہے جان کے پاکستان اور چین میں ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے. تو وہ ایسے چالوں سے نہیں ہوگا, لیکن ہمیں خود تو فیول ٹو دا فائر نہیں ایڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کل آپ نے بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے کافی بڑے بڑے ثبوت پیش کیے. آپ نے کچھ بڑے انسیڈنٹس کی بات کی جس میں اے پی ایس اور بھارت کا کنیکشن, کراچی میں کونسل خانے پہ حملہ, گوادر میں نجی ہوٹل پہ حملہ, کراچی سٹاک ایکسچینج پہ حملہ. لیکن میں بات کروں گی اے پی ایس کی, کیونکہ وہ آپ کی طرف سے انکشاف تھا بہت بڑا بھارت کے اس میں ملوث ہونے کا کہ 8 ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن رپورٹ جو ہے پبلک کی گئی ہے, تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں تو اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے 8 فون کالز کے ریکارڈ کا. نمبر 1. نمبر 2, جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی اے پی ایس کا جو حملہ تھا, سانیہ تھا, وہ سیکیورٹی لیپس تھا. تو اگر 8 فون کالز ان کی ریکارڈنگ پاکستان کے پاس موجود تھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں بطور مشیر معاون خصوصی قومی سلامتی کہ یہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو کہ جو اس کی فائنڈنگ تھی کہ اے پی ایس کا حملہ سیکیورٹی لیپس ہے؟
देखिए जी, मुझे टाइमलाइन का मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज आई हैवंट बीन इन द सिस्टम लॉन्ग इनफ। उस वक्त से ये काम हो रहा है, कुछ शवाहिद आ जाते हैं, कड़ियाँ नहीं मिलती और एविडेंस चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब अटैक हो रहा था तो तब तो ये नहीं हमें पता था ना ये सारा जो बात हुई है। और हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, मुनासबत होती है। ज़रूरी नहीं कि आज आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई तो सुबह वो सारी जो है उसकी कड़ी भी मिल गई और वो सारा कुछ आपको कोलेट भी हो गया। बहुत से लोग को, अफ़गानिस्तान को, हिंदुस्तान, तो इसमें वक्त लगता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक मीडिया फोरम के लिए बात है। जो उसका निचोड़ है वो कल हमने सामने रख दिया इंशाल्लाह, एंड एज टाइम गोज़ बाय जो एविडेंस होगा वो आएगा सामने। ठीक है। और पाकिस्तान जो है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपनी सीट उसने जो है वो सिक्योर कर ली है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के पास भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं, लिविंग एविडेंस के तौर पे कुलभूषण जाधव मौजूद है, फिर कल कुछ आपने मजीद एविडेंसेस भारत के हाईलाइट कर दिए। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपनी सीट सिक्योर करने के बाद पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी, भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उनको मजीद हाईलाइट करेगा। जहाँ जहाँ नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होगा, जहाँ से हमें वो नेशनल इंटरेस्ट का जो मफाद है उसमें जो भी काम होगा वो हम करेंगे। फोरम ऑफ कोर्स केस बाय केस डिसाइड होता है, जहाँ जो रेगुलेशंस होती हैं, जो मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं वहाँ ही जाया जाएगा। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, कल आपने कहा कि जी कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार हैं, दहशतगर्दी पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो जब भारत कहता है कि दहशतगर्दी पे बात करें तो वो एक भोंडा, बेसरोपा, गलत इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का। लेकिन जब पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है हम भी दहशतगर्दी पे बात करेंगे, तो इससे एग्जैक्टली प्रिसाइजली मुराद क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के पास लिविंग एविडेंसेस मौजूद हैं, अनरिफ्यूटेबल एविडेंसेस मौजूद हैं भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के। जो दिल करता है बात करें जी, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है और उनकी सब चीज़ छुपी हुई थी जो अब उनके राज फाश हो रहे। सो हम तो उनकी बात बताएंगे, हमारे पास सारे शवाहिद हैं। वो कोई बात करना चाहते हैं कर लें। कल 75 मिनट तो लगे रहे हैं, वो मुंबई से आगे ही नहीं जाते थे, कभी पीछे हटते थे। तो एंड में क्या हुआ? जवाब उनको मिल गया कि केस तो आप नहीं ख़त्म होने दे रहे, जो एविडेंस आपने देना है, जो विटनेसेस आने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है आ गए तो वो भी जो भांडा है फूट जाएगा कि क्या हुआ है। तो जो बात करना चाहें करें, वी हैव नो रीज़न टू बी डिफेंसिव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासत पे बात करेंगे। सिर्फ एक दिन रह गया है या एक दिन से चंद घंटे ज्यादा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मलाखड़ा, एक दू-बदू मुकाबला शुरू हो जाएगा। पीडीएम के तहत बाकायदा तहरीक का आगाज हो जाएगा गुजरांवाला जलसे से। अब अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की तैयारियां बड़ी जबरदस्त इस वक्त जा रही हैं। अपोजिशन मुसलसल जलसे की तैयारियों के साथ साथ कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह, इजलास, दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पूरा फुल उन्होंने जो है ना जोर दिया हुआ है इस वक्त कि अपने जलसे को कामयाब करें। लेकिन अपोजिशन का ये भी कहना है कि उनके गुजरांवाला जलसे को रोकने के लिए, उसे सबोताज करने के लिए हुकूमत उनके बैनर्स उतार रही है, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स बंद करवा रही है, कंटेनर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुसलसल कोशिश है, अपोजिशन कहती है हुकूमत की कि 16 अक्टूबर का जलसा नाकाम किया जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जितने जलसे करने हैं आप खुल के करें, आपको पूरी इजाजत है, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। जितने धरने करने हैं, जितने जलसे करने हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर इस बात को रिट्रेट किया। एक तरफ तो मुल्क में हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को टीचर्स के धरने का भी सामना है, लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने का भी सामना है, सरकारी मुलाजमीन के धरने का सामना है, डॉक्टर्स के एहतजाज का सामना है, कारोबारी बरादरी के एहतजाज का सामना है। तो गवर्नमेंट लगता है इस वक्त मुल्क में चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, ना सिर्फ अपोजिशन के साथ बल्कि दीगर तबकात के साथ। तो फिर हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है इस गंभीर सूरत हाल से निकलने के लिए? इस तमाम इशू पे बात करेंगे, आइंदा सियासत के मंजरनामे पे बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट्स आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं अमजद अली खान साहब, मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अमजद अली खान साहब, हुकूमत कहती है कि जितने जलसे करने हैं आप कर रहे हैं, आपको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अपोजिशन बार बार दिखाती है कि जी कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ट्वीट्स करती हैं कि जाती उम्रा के बाहर कंटेनर्स रखे जा रहे हैं,
बैनर्स उतारे जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स बंद करवाई जा रही हैं। आज गुजरात में इनके एक रहनुमा के घर पे कॉर्नर मीटिंग जबरदस्ती इंतजामिया ने बंद करवा दी। तो फिर ये क्या टैक्टिक्स है गवर्नमेंट के? पहली बात तो ये है कि ये ना कोई मलाखड़ा है और ना कोई दू बदू कोई लड़ाई है। अच्छा, देखिए ये इनका राइट है कि ये जलसे करें, जलसियां करें, कॉर्नर मीटिंग करें, खुली इजाजत है। गवर्नमेंट इनको नहीं रोक रही। हाँ, गवर्नमेंट वहां पे कानून हरकत में आएगा जहां पे ये कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, और ये हमेशा से करते आए हैं। कभी कभी मौलाना फजल रहमान जैसे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब आपने देखा कि मलेशिया उन्होंने दिखाई थी अपना बड़ी परेड वगैरह भी दिखाई थी। हमें इनसे बेसिकली कोई खतरा नहीं है, ये करें। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अपने लीडर को भी वापस लेके आए, ताकि हमेशा जलसे जो लीडर्स को भी वापस लेके आए ना जी, कि वो भी जलसे को पहले तो जो वोट को इज्जत भी दे ना, वो रूल ऑफ लॉ की भी बात करें ना जी। वोट को इज्जत तब मिलती है जब रूल ऑफ लॉ के ऊपर आप अमल दरामद करते हैं। आप गए सेहत के ग्राउंड पे जनाब, बाहर गए, आप वहां पे आपने सियासत की, और वो गए भी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। चाहिए तो ये था कि वो इज्जत देते पाकिस्तान की अदालतों को, कोर्ट के सामने पेश होते, जेल जाते, अपनी बेल के लिए कोशिश करते, बाहर आते, स्ट्रगल करते। अगर उनमें कोई नेल्सन मंडेला उन्हें कोई नजर आता है, लंदन में बैठ के नेल्सन मंडेला बनना बड़ा आसान है। लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जी बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, मीडिया ट्रोलिंग इस्तेमाल जी के बड़ा कुछ को। गवर्नमेंट को इनसे कोई क्या कहते हैं कि कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या होनी है? कंटेनर्स क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? फिर इनकी कॉर्नर मीटिंग्स क्यों रोकी जा रही हैं? हमें ये बैनर्स क्यों उतारे जा रहे हैं? हमें डे 1 से मालूम था कि ये इकट्ठे हैं, ठीक। और जब हमने इनकी करप्शन पे हाथ डाला, ये इकट्ठे होंगे। कल मतलब अगर आप पिछली शहबाज शरीफ साहब की कुछ स्टेटमेंट निकाल के देखें, उन्होंने कहा जी हम जरदारी साहब को जो है लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। जरदारी साहब ने जनाब बेनजीर भुट्टो साहिबा की जहाँ पे मकबरा है वहां पे खड़े होकर कहा कि जी नवाज शरीफ तो दरिंदा है। एक मैंने और स्टेटमेंट दी कि वो कहते थे कि जी ये वो लोग हैं, मियाँ साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब ने कहा जी वो लोग हैं जो अंग्रेजों के कुत्ते नलाया करते थे। ये इनकी स्टेटमेंट थी। आज ये एक स्टेज पे आ गए। पाकिस्तान की सियासी माजी का हिस्सा है, ब्लैटेंटली ये वो देखें, ये वो लोग हैं। सवाल तो मेरा बार बार हुकूमत के और इंतजामिया के रवैये पे है। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो परमिट लेने वाले लोग हैं, जो अपनी करप्शन बचाने वाले लोग हैं। ये आज भी डील और ढील के चक्कर में हैं। अच्छा। ये कोई अवाम के खैर खा नहीं है। हाँ। देखिए ये अगर खैर खा होते तो 71 ईयर्स में जितने भी दिन उन्होंने, जितने भी साल इन्होंने, जितने भी डेकेड्स रूल किया इन्होंने, मुझे बताएं कि इन्होंने क्या। वही बरकरार है हुकूमत के और इंतजामिया के रवैये पे। देखिए मेरा सवाल तो वही बरकरार है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिन्हें इनसे डर होना चाहिए। नहीं रोकेंगे मरियम नवाज को, नहीं रोकेंगे हम किसी को भी नहीं रोकने के चक्कर में। नहीं लगाएंगे। खौफ है इनसे, ठीक है, हमें कोई खौफ नहीं है। आए अपना जलसा करें। लेकिन एक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी सियासी चाल चली है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। 16 को आपका जलसा है, 16 को कौमी असेंबली सेनेट के इजलास तलब कर लिए हैं। आप लोग जलसों में जाएंगे? मैं इसका जवाब दे दूं या पार्लियामान के इजलासों में? खुद मिले हैं स्पीकर साहब से, ये खुद मिले हैं इजलास के लिए कि जी 16 को बुलाएं। जी नेशनल असेंबली का 16 की तारीख ऑपोजिशन की तरफ से आई है। देखिए इन्होंने खुद कहा है कि नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाए। डॉक्टर मुसद्दिक इस तरह की चीजों से जी, ये तो छोटे छोटे हीले हरबे हैं। एक हफ्ता पहले तक कोरोना ख़त्म हो गया था, हुकूमत फतेहयाब हो गई थी, अब हर तरफ कोरोना छा गया है। नहीं, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद है ना, रोजाना की बुनियाद पे केसेस तो सामने आ रहे हैं। केसेस तो कभी भी रुके नहीं थे, पहले भी 250 से 350 थे, अब भी 350 हैं। आप नंबर्स मिला के देख लें, पहले वाले 350 फतह थे, अब वाले 350 शिकस्त हैं। वजह क्या है कि अपोजिशन ने अपने जलसे करने का ऐलान कर दिया है। और अब तो एनसीओसी ने वो एसओपीस भी डाल दी जी। वो एसओपीसी यही है ना कि आप जलसा ना करें, उनके अंदर क्या उसकी समरी बताएं लोगों को क्या है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे जी। मैं बताता हूं। अभी तक जलसा करें जी, मैं कोशिश तगड़े बने, शेर बने जी, करते हैं कोशिश जी हमारी जी। अभी तक जो इदारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारे थे वो 3 थे बस मुल्क में। एक नैब जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा, दूसरा पैमरा, उसका तो आपको भी पता है वो बहुत इंडिपेंडेंट इदारा है, और तीसरा था जी शादरे का थाना। ये हैं 3 जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जहाँ पे वो बगावत का पर्चा दर्ज हुआ था इंडिपेंडेंटली।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے آدھے گھنٹے کے اندر اور کتنے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. یہ میں ایک لسٹ لے کر آیا. بالکل بتائیں. یہ جی آدھے گھنٹے میں پچھلے یہ علی پور چٹھا کے جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے طلب کر لی ہے کچی پرچی کے اوپر ایم پی اے چودھری عادل بخش چٹھا صاحب کو. کس بنیاد پہ طلب کیے جی کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. کچی پرچی ہاتھ میں ہے کہ ایس ایچ او صاحب نے طلب کیا حاضر ہو جائیں. ایک تھانہ ہے جی تھانہ اروپ. سو یہ علی پور چٹھا جو ہے یہ تو ہو گیا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ. ایک اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جی تھانہ اروپ جو گجرانوالا میں ہے. وہاں پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی 1524/20 1524/20. اس ایف آئی آر کے اندر جی محمد لطیف صاحب, محمد صادق صاحب جن کے والد کا نام باغ دین ہے, عرفان صاحب, رفیق بٹ صاحب, کاشف صاحب, طارق صاحب جو بسم اللہ ٹینٹ والے ہیں, مقصود الیکٹریشین, حاجی اسماعیل, محمد رمضان, قمر, عبید اللہ, ساجد اور بے شمار. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے جلسے کے انتظام کرنے والے یہ گرفتار ہو چکے ہیں. گرفتار ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور ادارہ بتاتا ہوں جو انڈیپینڈنٹ ہے جی. یہ جی تھانہ احمد نگر ہے. تھانہ احمد نگر کے اندر جو عرفان پرویا صاحب ہیں, فیاض پرویا صاحب, جو انس اعجاز صاحب ہیں, سجاد احمد جو پہلے یونین کونسل کے چیئرمین تھے جی, یہ اریسٹ ہو چکے ہیں. یہ ادارہ بھی جو ہے جی انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جی یو سی 65 کے اندر عتیق الرحمان کھوکھر صاحب, نعمان سلمان کھوکھر صاحب, یہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں. یہ ہیں پچھلے آدھے پونے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے فگرز بتا رہے ہیں. کوئکلی بتائیں یہ پولیس کس کام پہ لگی ہوئی ہے, پولیس کس کام پہ میری لگی بات دیکھیں تو آپ ان علی کو پور کیوں روک رہے ہیں جی؟ علی پور کہاں ہے آپ کو پتہ؟ ملتان کی طرف. علی پور جلسہ کدھر ہے؟ تو آپ کیوں روک رہے ہیں جی؟ گجرانوالا میں. نہیں ملتان میں بھی تو جلسہ ہونا ہے نا ان کا. نہیں مگر روک کیوں رہے, پکڑ کیوں رہے ہیں؟ بات سنیں نا, یعنی ان لوگوں پہ ایف آئی آر جواب دے لوں نا. علی پور کہاں, گجرانوالا کہاں, انہوں نے پتہ نہیں جلسے پہ آنا ہے نہیں آنا. پکڑ کیوں رہے ہیں نون کا دیکھیں نون کے پہلے تو یہ پتہ لے اگر ان کے خلاف کوئی واقعیت جی میں بتا دوں واقعیت جی میرے پاس بات سنیں نا جی میری بات لیگل ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے تو اس کو آپ پولیٹیکل اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں میڈیا ٹرولنگ مت کریں. جی میں نہیں شیئر بنے. آپ اگر منع کریں گے تو میں گفتگو روک دوں گا. نہیں آپ کریں, کیا اس میں ناراضگی کیا بات ہے. یہ پرچہ درج کیا گیا ہے جی تھانہ اروپ کے اندر کہ آپ نے جو وہ قواعد ہیں, ایس او پیز جو ایشو ہیں ابھی, جو آپ نے ابھی جن کا ذکر کیا, این سی او سی والے جو ہیں آپ نے ان کو پورا نہیں کیا. یہی میرا اگلا سوال کے اندر کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اتنے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے ابھی میں اور 5 سے زیادہ لوگ اجتماع میں اکٹھے ہوں. چلیں چھوڑ دیں جی, یہ تو سیاسی لوگ ہیں نا جی. آپ یہ بتائیں میں نثار کھوڑا صاحب کی طرف جی ایک سیکنڈ میں جی, یہ جو لوگ سرکاری افسران جو رو رہے ہیں جی, جو آپ نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں, مجھے تقریباً 40 منٹس لگے ہیں یہاں تک پہنچتے کیونکہ جی آپ نے 3 جگہ پہ جہاں کا آنے کا راستہ ہے, تینوں جگہ پہ کنٹینر لگائے ہوئے. یہ آپ کو سرکاری افسران سے کیا خطرہ ہے؟ لیڈی ہیلتھ یہ کیا کر رہے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز, جس بندے کی 40,000 روپے تنخواہ ہے سر خان صاحب, وہ اگر اس کا 5,000 کا بل آ جائے, اگر وہ پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور کے مضافات کے اندر کوارٹر میں بھی رہ رہا ہے تو 10-12 ہزار روپیہ دے رہا ہے. اگر اس کے 3 بچے ہیں اور وہ 2-2 ہزار والے اسکول میں بھی جا رہے ہیں تو 6-8 ہزار روپے اس کے سر یہ وہ سوالات ہیں جن کا گورنمنٹ نے جواب دینا ہے. کہ اگر بجٹ نہیں پورا, اگر میں یہ چیزیں جو گن رہا ہوں, میں 30,000 روپیہ گن چکا ہوں اور ایک وقت کا کھانا نہیں لوگوں کی ٹیبل پہ آیا. آپ مجھے بتائیں سر کہ یہ جو آپ کے یہ سامنے جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں, ان کی اتنی تنخواہ ہوتی, یہ جو لوگ دھرنے دے رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ان کی اتنی تنخواہ ہوتی, تو سر اگر وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے, اگر ماں باپ کی دوا لائیں تو بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, بچوں کو اسکول بھیجیں تو کھانا نہیں کھلا سکتے, وہ کہاں جائیں سر؟ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. نثار کھوڑا صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, سر ایک پہلا سوال بنیادی, 16 کو آپ لوگوں کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا گجرانوالا میں, جس میں پیپلز پارٹی بھی ظاہر شرکت کر رہی ہے, اپنے بندے اکٹھے کر رہی ہے پنجاب سے کہیں نہ کہیں سے. 16 کو قومی اسمبلی کا بھی, سینٹ کا بھی اجلاس ہے, تو اپوزیشن اجلاسوں میں جائے گی یا جلسوں میں جائے گی, کہاں پہ جا کے عوام کی نمائندگی کرے گی؟ سیاسی پارٹیوں کا یہ بنیادی حق ہے جلسہ کرنا. ٹھیک, جو حکومت جلسے کرنے سے روکتی ہے لوکل لیول پہ, وہ دراصل جلسوں سے ڈر رہی ہے. ٹھیک, یہ کنٹینر کرنا, یہ ایف آئی آر کٹوانا, یہ ساری گرفتاریاں کرانا, یہ ڈر بٹھانا, یہ سب وہ کہتا ہے جو کمزور حکومت ہے وہ کرتی ہے اس طرح سے. ٹھیک, اور عمران خان نے اپنا پول کھول دیا کہ اس کی حکومت ناکام بھی ہے اور ڈر بھی رہی ہے.
हमारे भाई जो बैठे थे, वज़ीर आज़म डर कहाँ रहे हैं? वज़ीर आज़म ने आज फिर कहा जितने जलसे करने हैं, धरने करने हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कौन मांग रहा है तुमसे एनआरओ? मांग कौन रहा है तुमसे एनआरओ? तुम खुद कहते हो कि जी ऑर्डिनेंस हम चेंज करेंगे, नए ऑर्डिनेंस को हम तरमीम कर देंगे। तुम क्यों कहते हो? वो हुकूमत क्यों कहती है? हमें कह रहा है एनआरओ एनआरओ। कौन मांग रहा है एनआरओ? तुम खुद हमसे इनवाइट करते हो प्रपोजल और उसके बाद हमारे गले में डालने की कोशिश करते हो। बात यह है कि ये जो दोस्त बैठे थे, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि जी लीडरों को बुलाएं। भाई मुझे आप ये बताएं कि आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, वो बाकायदा हतमी तौर पर चैलेंजिंग पोजीशन में आके कहती है कि मेरे से आके डिस्कस करो, ये रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक है और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स में अभी सबके साथ डिस्कस करने चाहती हूं। वो वाकई बीमार थे, फिर जाने क्यों दिया आपने? एनओसी किसने दिया? ईसीएल से किसने निकाला? कोर्ट के कहने पे निकाला। तो आप रिव्यू में जाते, कि कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था। एनओसी भी आप देते हो, ईसीएल से निकालते भी खुद हो, खुद ही सारे करते हो। गवर्नमेंट कहती है ना धोखा हो गया, गवर्नमेंट कहती है धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। किसने दिया? वो बात तो सुने, इमरान खान साहब की खुद वकील के कन्वेंशन में ये बात थी कि जी कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग में हमें बताया गया कि नवाज शरीफ को ये बीमारी है, ये बीमारी। कैबिनेट मीटिंग में कौन आता है? वजीर आते हैं ना। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि शहीन मजारी रो पड़ी। खुद कहते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्टिंग हुई है, खुद इजाजत देते हो और फिर भाग के आके बैठ के कहते हो कि जी लीडरों को लाएं या ना लाएं। अपनी जगह पे बात खुल के करो, सब चीज सोच समझ के करो। आपके खिलाफ 2 साल में लोग रोडों पे आ गए। आपकी 2.25 साल की हुकूमत ने लोगों का जीना भर कर दिया, महंगाई का बोझ डाल दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, तरक्याती फंड काट दिए, सब कुछ काट दिया। महंगाई, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, सब कुछ महंगा करके लोगों को आपने तंग कर दिया तो है। सर यही मेरा सवाल था कि इन अवाम के मसलों के हल के लिए आप जलसों में जाएंगे या पार्लियामान में जाएंगे 16 अक्टूबर को? हम जलसों में जाएंगे। सर पार्लियामान में क्यों नहीं जाएंगे? पार्लियामान में जिसने जाना है वो चले जाएगा। ये कोई जरूरी है क्या पार्लियामेंट में सारे? ये अवाम होगा, जलसों में अवाम होते हैं, जलसों में अवाम होते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अवाम का साथ निभाएं। हमारा फर्ज बनता है कि अवाम के साथ खड़े होकर आवाज उठाएं, दिलजोई करें। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किसी के खैरात पे नहीं चल रही। सर ये तो अभी देखना पड़ेगा ना कि जलसों में सियासी कारकुन आता है या अवाम भी आती है। लेकिन आपने कहा कि जी जलसों में कारकुन और अवाम में क्या फर्क है? इस चीज को रहने दें। हमारा बंदा कौन होता है? ये वोटर, आपका वोटर। तो वोटर जो है वो अवाम में आना ही है ना। अवाम से मुराद ये लेडी हेल्थ वर्कर्स, ये आपके सरकार, ये अलग है, ये वोट नहीं करते। बैठ के खामखा कहते रहते हो साईं, आप तो बैठ के खामखा कहते रहते हो। मदरसों के तुलबा आएंगे और मदरसों के तुलबा जो है इंसान नहीं है क्या? उनकी सियासी सोच नहीं हो सकती क्या? उनके खाने पीने की नहीं होती क्या फिक्र उनको? मदरसों के तालबात का कभी ताना देते हो, कभी वर्करों का ताना देते हो। ये अवाम है सब, ये सब अवाम है। ये अवाम में जाना मेरा फर्ज बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है। इतने खफा क्यों हो रहे हो? अगर जलसे हो रहे हैं तो होने दो ना। इतने खफा पुलिस वालों को, इतने खफा मैं आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक। खोड़ो साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब ठीक है खोड़ो साहब, सारे मुल्क को तुम गिरफ्तार करोगे क्या? देखिए बात ये कि मुझे अब पता नहीं आपने मेरी बात सुनी। आपकी बात मुकम्मल सुनिए खोड़ो साहब, मुकम्मल सुनिए आपकी बात। जी 2.5 साल के करीब हो गए पार्लियामान में। पार्लियामान में सिचुएशन ये जी कि हमारे अगर 65 मेंबर्स होते हैं तो वो ये 64 मेंबर्स होते हैं, तो तकरीबन 50, 55, 52, 53 रह जाते हैं। सवाल ये कैसे रह जाते हैं? देखें जी, किसी की नैब की फाइल बनाई हुई है, किसी की जायदादों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, किसी की वीडियोस बनाई हुई हैं, किसी के बच्चों की वीडियोस हैं। हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढा हुआ है इस हुकूमत ने नैब के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हिट करते हैं। अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि पार्लियामान के अंदर ये जो बात कर रहे थे थोड़ा एविडेंस के साथ, एक कानून यहाँ पे भी पास हुआ है जी कि अगर आप जाके और आप किसी मैजिस्ट्रेट से या अदालत से नोट ले लें तो आपके फ़ोन हैक किए जा सकते हैं 18 महीने कितने
तकरीबन 180 दिन के लिए जी, और आपके कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं, आपके जी जी आपके फ़ोन पे, सुन लीजिए जी मेरी बात सुन लीजिए जी, आप नहीं सुनना, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं, आप बेशक बात करें जी। उसके अंदर आपके बच्चों की, आपकी बेगम की, आपकी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, आपके घर में ब्रेक इन किया जा सकता है, आपके ऊपर जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो असाइन किए जा सकते हैं, आपके कंप्यूटर हैक किया जा सकता है, आपके फ़ोन ब्रेक इन किए जा सकते हैं। ये डिफीट किया हमने बिल। आपने जॉइंट सेशन बुलाया, उस जॉइंट सेशन के अंदर फोर्सफुली लोगों को, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, आपने बिल पास करवा दिया। अब ये मुल्क का कानून है, किसी का भी फ़ोन हैक किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है जी कि जब पार्लियामान में आप इस तरह की धौंस धांधली करें कि आप लोगों को फोर्स करके उनसे वोट करवाएं, तो पार्लियामान में गुफ्तगू तो ख़त्म हो जाएगी ना। पार्लियामान के अंदर 2 वज़रा ने, वफाकी वज़ीर ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दोनों ने आके हमें 2 मुख्तलिफ मौक़े पे कहा कि इस बिल को बग़ैर पढ़े, पहली बात तो ये कि चेयरमैन साहब ने टेबल नहीं किया, एजेंडे पे नहीं रखा। जब हम बैठ गए तो बिल सामने रखा और फिर कहा मुल्की मुफाद और सलामती में ये है कि बग़ैर पढ़े बिल को आप वोट करके साइन कर दें। ठीक है, अब बात यह है कि अगर सुनिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ, पार्लियामान में गुफ्तगू ख़त्म हुई तो एग्जीक्यूटिव के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ जो हुक्मरान है उनसे बातचीत हो सकती है। आपने देखा कश्मीर में जंग हो गई, तकरीबन हम जंग के दहाने पे खड़े थे, जंग तो हो ही गई थी। वजीर आजम ने अपोजिशन से बात नहीं की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की। अभी आपने एक सेंसिटिव इशू गिलगित बल्तिस्तान का उठाया, वजीर आजम ने अपोजिशन से बात नहीं की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की। ना एग्जीक्यूटिव बात कर रही है, ना पार्लियामान बात कर रही। हमारे पास मैडम अब सड़क के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया, राइट? ये तमाम रास्ते बंद किए हैं इन्होंने 1.5-2 साल के अंदर, जिसके बाद हम इजाजत अगर आप दे दें, आप सेनेटर हैं, आप बड़े वेल रिस्पेक्टेड सेनेटर हैं, 16 अक्टूबर को आप गुजरांवाला के जलसे में जाएंगे या सेनेट के इजलास में जाएंगे? मेरी कोशिश तो ये होगी कि अगर ये सुबह 10 बजे इजलास बुलाया गया और हमारा शाम को जलसा है, मैं सुबह अटेंड करके जाऊँ, लेकिन अगर मुझे पुश हुआ और वक्त की कैद हुई तो मैं पहले जलसे में जाऊँगा जी। आप जलसे को प्रेफर देंगे सेनेट के इजलास जी बिल्कुल जी। ये गुफ्तगू अब पहले अवाम से होगी और फिर अगले दिन इनसे होगी जी। अब आप बताएं, आप अपोजिशन के एब्सेंस में पार्लियामान कैसे चलाएंगे? पहली तो मैं इनकी कुछ बातों का जवाब बिल्कुल जरूर। इन्होंने कहा जी कि लोग मुश्किल में हैं, मसाइल हैं, मुलाजमीन का इन्होंने तकालीफ भी बताई। जरा ये हमें बता दें कि ये खुद केसेस लेके गए, राजा रेंटल इन्होंने नाम दिया राजा परवेज अशरफ साहब को। आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर याद हो, इन्होंने उनको राजा परवेज अशरफ का नाम इन्होंने राजा रेंटल रखा था कि जी महंगी बिजली मुआहदात हुए, IPPs के जो मुआहदात हुए, LNG के जो मुआहदात हुए, सर्कुलर डेट ये हमें दे के गए, इकोनॉमी ये कितना दे कर गए थे? कितना? और 20 अरब डॉलर ये फिस्कल डेफिसिट था। आप कौन सी इकोनॉमी? सर्कुलर डेट कितना देकर गए थे? 1200-1300 से ऊपर। और अब कितना है? देखिए मेरे ख्याल में तकरीबन 2480 के। GDP कितना देकर गए थे ये आपको? देखिए वो मैं उस पर इत्तेफाक आज भी इत्तेफाक नहीं कर, मैं कहता हूँ आज इस पे डिबेट हो जाए नेशनल असेंबली में। ये फेक इनके फिगर फजिंग थी, फज इन्होंने किया था। मैं थोड़ी अपनी बात मैं आपकी तरफ आ रही हूँ गरीदा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए इन लोगों ने, हमारा दिल करता है कि आज लोगों की हम मुश्किलात को कम करें। इन्होंने मुल्क को उस दलदल के अंदर फेंक के गए, सिवाय इन्होंने मे फेयर्स के फ्लैट्स बनाए, शरे महल बनाए, दुबई में टावर्स बनाए। इन्होंने किया क्या है? सर आपकी बातें ठीक, लेकिन आज की महंगाई किसने की? सर आपकी बातें ठीक, आज की महंगाई किसने? सुन लें ना जी, जब इकोनॉमी बेहतरी की तरफ आई, कोरोना ने मुश्किलात डाली, आपकी सब पूरी दुनिया में डाली। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इन मुश्किलात को कम से कम। सर चीनी और आटे का कोरोना से कोई ताल्लुक? देखिए उसमें बहुत सारी कार्टेल्स हैं, उसमें माफियाज हैं, और हमें पता है कि उनके पीछे कौन है। ये भी हमें मालूम है कि इन लोगों के पीछे कौन है, कि ये चीजों के सर, इस माफिया के पीछे कौन है? एक्सपोज करें, आप आवाम को बताएं। बहुत सारी चीजें जो वक्त के साथ साथ आपके जो ब्रांड है वो आपकी गवर्नमेंट फेस कर रही है सर। हम उसको फेस कर रहे हैं बिल्कुल, इसलिए तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और उसके लिए FIA भी एक्टिव है, और मुख्तलिफ जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। या अपोजिशन वाले आपसे डिसएग्री करेंगे या अपोजिशन वाले? देखिए ये डिसएग्री पहले भी करते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ये इसलिए कि ये अपने, देखो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए, ये अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये डे 1 से जब इन्होंने COD, देखिए COD जब इन्होंने साइन किया था, उस COD में क्या था? COD यही था ना कि ये बारी लेंगे इस दफा, अगली बारी लेंगे फलान लेंगे। ये तो अल्लाह ने करम किया कि खान साहब ने मेहनत की, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाई, और हमने डे 1 से कहा कि जिस दिन हम इन पे हाथ डालेंगे। सर आटा कितने किलो है? ये तब्दीली है?
देखो इंशाल्लाह सर चीनी कितने रुपए किलो है ये तब्दीली है? सर अंडे कितने रुपए दर्जन है? नीचे आएगा अगले कुछ दिनों सर के अंदर आज ये आपके चीजें हमाद नीचे अजहर आएगा। साहब ने कहा कि इस वक्त चीनी देखिए, 115 है। गवर्नमेंट ने सर उन्होंने कहा कि देखिए, 10-15 कोरोना रुपए के- कम करेंगे। देखिए गरीदा, जिस मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया, ये गवर्नमेंट के अपनी बसात से बढ़ के दिया। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि इस मुआशी मसाइल, इस जो दलदल में ये डाल के गए। देखिए आज आपके खर्चात और आमदन बराबर हैं, आपको कौन सा फैक्टर हिट कर रहे हैं? आपका सर्कुलर डेट, आपके कर्जे, आपके महंगे जो मुआहदात हैं वो आपको हिट कर रहे हैं ना। मतलब ये इन्हीं के दौर का सारा जो फॉल्ट है वो अभी तक प्रिवेल कर रहा है। देखिए 71 इयर्स की जो आप डिक्लाइन में गए हैं 60s के बाद, वो क्या ख्याल है कि 2 साल में आप उसको अपलिफ्ट कर लेंगे? ठीक है। उसके लिए आपको वार फुटिंग पे जिस तरीके के साथ काम कर रहे हैं, एक फर्क है, मैं फर्क जरूर बताऊंगा। देखिए इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस माफिया को सपोर्ट करता था खान से आने से पहले। अब अल्लाह का शुक्र है खान के आने के बाद माफिया के अगेंस्ट इंक्वायरीज भी हो रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, सर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? आपको मेरी आवाज आई होप आ रही है खोड़ो साहब? आप बहुत बिजी हैं गुफ्तगू में, हम बैठे सुन रहे हैं। नहीं नहीं खोड़ो साहब, हम आपकी बात भी मुकम्मल सुनते हैं सर, आप बड़ा जबरदस्त बोले हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी पहले बात सुन लो ना, मैंने आपकी बात सुन लो ना। सर, हम आपको तो आपकी फिक्र तरफ आए पड़ी है हैं। कि पार्लियामेंट में जाएंगे, आप पार्लियामेंट में जाएंगे या जलसे में जाएंगे? ए भाई, उस वक्त भी पार्लियामेंट चल रही थी, इमरान खान धरने में क्यों था? क्यों कह रहा था पार्लियामेंट को 2 नंबरी? क्यों लानते भेज रहा था पार्लियामेंट को? अब हमसे पूछ रही है कि पार्लियामेंट में जाओगे या जलसे में जाओगे? क्या पूछ रहे? क्या आप समझती हैं कि हमारी सबकी यादाश्त बहुत कमजोर हो गई है? अब सवाल करें, जो बोले। आपकी बात पहले भी मेरे पास आ गई थी, हमने सुन ली थी, लेकिन चले आपने उसको बड़ा अच्छा सियासी तौर पे आपने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। लेकिन आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि ये तमाम चीजें आप अपना पुरानी जो कर्जे लिए थे, जो पुराने आप लोगों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके मुल्क को दलदल में धकेला था, उन सब चीजों का आज इमरान खान साहब को बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बात सुने जनाब, हमने कर्जे लिए, इमरान खान ने हमसे ज्यादा डबल कर्जे ले लिए। इमरान खान साहब ने IMF से पता नहीं कितने ज्यादा कर्जे ले लिए, वो कैसे वापस करेगा? खुद कहता था कर्जा नहीं लूंगा, खुद कहता था कर्जा नहीं लूंगा। क्यों लिए? हमारे कर्जे वापस करने के लिए उन्होंने दूसरे कर्जे लिए। कर्जी कौन बना? ये कौम, ये मुल्क। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ और सोचते ना, कर्जा लेके कर्जे की रकम उतारते हो, फिर हमें कहते हो आपने क्यों कर्जा लिया? हमने भी कर्जा लिया क्योंकि हमारी सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। अगर डिमांड है तो तरक्की की डिमांड है, ठीक। सप्लाई नहीं थी तो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके यहां की जरूरतों को और बेहतर करते हैं। ये सीपैक को क्यों बुलाया हमने? हमारे पास नहीं था वो रिसोर्सेज, हमने अपनी जमीन दी, उन्होंने पैसे लगाए। ये तो तरीका है ना हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का। ये क्यों बैठ के बुलाते हैं जी फला ने इतने कर्जा लिया, फला ने इतना कर्जा लिया? अब मैं आजाद शुमार पे बैठ के कहूं, पता नहीं अखबारों में लिखा आता है कि जी पता नहीं इन दोनों हुकूमतों का जो भी मजमूई कर्जा था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने कर्जा लिया। अब हमसे पूछिए कि कर्जा क्यों लिया था? ये जो एनर्जी सेक्टर में किसने कर्जा लेना था या क्या करना था? कैसे? पाकिस्तान के पास किधर से पैसे हैं? कितने पैसे हैं? अगर पाकिस्तान के पास पैसे हैं तो इमरान खान साहब ने कर्जा क्यों लिया? खुद ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डाउन क्यों किया? खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन को डाउन क्यों किया? खुद ही बिजली महंगी क्यों की? खोड़ो साहब, आप बातें कर रही हैं? आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त बात कर रहे हैं, बट मैं वहीं पे स्टैंड करूंगी कि ये सब वो डिबेट है जो कि शायद जलसों में ना हो सके, पार्लियामान में होनी चाहिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? आप क्या बातें क्या कर रही हैं? पहले बात तो सुने। अभी पार्लियामेंट का जिक्र करेंगे। वो दिन गुजर गए जब हम चीखते रहते थे कि पार्लियामेंट किधर है, पार्लियामेंट किधर है। वो बुलाया नहीं जाता था, पार्लियामेंट को बुलाया नहीं जाता था, कानून साजी होती नहीं थी, वो भूल गए जनाब। ठीक है खोड़ा साहब, आप सही रिमाइंड करवा रहे हैं, इसका पीटीआई वाले जवाब भी देंगे, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अल्टीमेटली तो आपको पार्लियामेंट में आके डिबेट करना पड़ेगा। ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि
جی وقت بتا دیجئے میں اس کے مطابق کہہ دیتا کیونکہ بالکل ٹائم ختم ہے, 10 جتنا آپ o'clock کہیں. ہم نے آن ایئر کرنا ہے آپ کا پروگرام. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ حکومت حتمی طور پہ مکمل ناکام ہو چکی ہے, مکمل ناکام ہو چکی ہے. آج ان کے ایک جو ایم این اے ہیں انہوں نے آ کے بولا ہے کہ فوج کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کے مہنگائی کو ختم میجر کریں. طاہر صادق میجر طاہر صاحب نے کاف کہا لیگ ہے. والے. جی جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ حتمی طور پہ اپنی ناکامی مان کے اب ملبہ آپ اداروں پہ پھینکنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو آدھی گالی ان کو پڑے گی, ہو سکتا ہے پوری پڑے, آدھی تک تو آپ لے ہی آئے ہیں. تو سوال یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جمہوریت کے لیے ایک لائبلٹی بن چکی ہے, یہ حکومت اداروں کے لیے لائبلٹی بن چکی ہے, اور یہ حکومت اس وقت سیاست کے لیے ایک لائبلٹی بن چکی ہے. ان کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کوئی اب امید نہیں نظر آ رہی. اگر یہ نہیں جائیں گے تو لوگوں کے بچے بھوکے مریں گے, لوگ اپنے ماں باپ کو دوائیاں نہیں دے پائیں گے. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, امجد علی خان صاحب, نثار کھوڑا صاحب. پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.